हेलो दोस्तों, वर्टेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। तो हम कूलाम के नियम में आपको यह बताना चाहते हैं कि जो कूलाम का नियम होता है वो स्टैटिक चार्ज के लिए होता है। स्टैटिक चार्ज का मतलब ये होता है कि आवेश कैसा है, रुका हुआ है, आवेश एक जगह पर स्थिर है। और अगर बात की जाए डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन होता है किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है, हम लोग देख सकते हैं, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो आवेश होते हैं उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और जो उनके बीच की दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना आप समझ गए होंगे। चलो हम लोग फिगर बना लेते हैं। मान लिया कोई दो स्थिर बिंदु आवेश है, एक स्थिर बिंदु आवेश ये है और दूसरा स्थिर बिंदु आवेश ये है। एक पर हमने मान लिया आवेश Q1 है और दूसरे पर आवेश Q2 है। चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज एक Q1 है और एक Q2 है और उनके जो बीच की डिस्टेंस ली गई है वो R ली गई है। यहां तक हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले कि आवेश जो है वो स्थिर है और रुके हुए हैं। और आवेश कौन कौन से हैं? एक Q1 आवेश है, दूसरा Q2 आवेश है। हमने दो आवेश ले रखे हैं, इतना आप हम जान लेते हैं। और उनके बीच की दूरी जो ली गई है वो R ली गई है, उनके बीच की दूरी R ली गई है। तो आवेश अगर दोनों धनात्मक आवेश रहे होंगे, अगर दोनों धनात्मक आवेश रहे होंगे तो उनके बीच में क्या हुआ होगा? प्रतिकर्षण रहा होगा। आवेश का टॉपिक अगर आपने नहीं देखा है तो पहला लेक्चर आप देख सकते हैं आवेश। आवेश से आपको यह पता लग जाएगा आकर्षण किसमें होता है और प्रतिकर्षण किसमें होता है। तो अगर हम बात करें दोनों आवेश कैसे हैं, ये आवेश धनात्मक है और ये भी धनात्मक। मान लीजिए ये आवेश धनात्मक है, ये धनात्मक है, तो इन दोनों आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। अगर आवेश यहीं पे हमने क्या कर दिया, पहला आवेश नेगेटिव में ले लिया और दूसरा पॉजिटिव में ले लिया, तो इन दोनों आवेशों के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो डेफिनेशन में तो यही लिखा है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये डेफिनेशन से ही बताया गया है। तो अगर हम दोनों चार्ज कैसे लेंगे? अगर सेम चार्ज ले लेंगे तो प्रतिकर्षण होगा, अगर हम विपरीत चार्ज ले लेंगे तो आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। तो अब हम लोग आवेश के बारे में बात कर रहे थे, तो हम ना धनात्मक लेंगे ना ऋणात्मक लेंगे और हम डायरेक्ट जो है फार्मूला डेरिवेट करेंगे। पहला आवेश हमने Q1 माना है और दूसरा आवेश Q2 माना है। आप बात समझ पाए कि नहीं? इसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें लिखा है कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 के। जो आवेश है उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। क्या होगा अनुक्रमानुपाती? फोर्स होगा, बल होगा। इसे इक्वेशन 1 बना लेते हैं। और उसके बाद दूसरी लाइन में लिखा है गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यहां तक तो लिख लिया। फिर तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जो बल होगा वो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो देखिए F इनवर्सली 1/r², समीकरण 2 मान लिया। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखते हैं। तो देखिए फोर्स कॉमन है तो एक बार लिख लेते हैं, फोर्स लिख दिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखिए सिंबल सेम है तो एक बार सिंबल सेम लिख दिया। अब Q1 और Q2 ऊपर है, Q1 और Q2 ऊपर है और डिवाइड में है r², डिवाइड में है r²। चलिए आप यहां तक उतार लीजिए, इसके आगे हम फिर आगे बढ़ाते हैं। अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए फिर आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? F आ गया है तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r²। जब ये सिंबल्स हटाते हैं तो एक इक्वल का साइन आ जाता है, जब ये सिंबल हटाते हैं तो इक्वल का एक साइन आ जाता है और उसके साथ में एक कांस्टेंट k आ जाता है। अब हमने हटाया, इसे हटा लिया तो बराबर का एक साइन आएगा और एक कांस्टेंट k आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन r²। यहां तक बात समझ में आ गई?
अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं। के की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के की अभी हम बात नहीं करेंगे, पहले 4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख लेते हैं। और इसकी वैल्यू जो होती है 9 गुणे 10 की घात 9 होती है। के की जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होती है, और जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है वो 9 × 10 टू द पावर 9, 9 गुणे 10 की घात 9 के बराबर होता है। तो हम लोग वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, इसे इस वाले वैल्यू में के की वैल्यू पहले पुट करते हैं, इक्वल टू के की जगह पर रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इसकी जगह पर और हम कुछ रख सकते हैं, देखो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पर क्या रख सकते हैं, 9 गुणे 10 की घात 9 भी रख सकते हैं। तो लिख देते हैं F इक्वल टू 9 × 10 की घात 9 गुणे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला निकल आया। फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। यहां तक तो बात हो गई फार्मूले की। अगर इसमें मात्रक और विमा पूछ दिया जाए, यहीं पर अगर आपसे क्या पूछ दिया जाए कि एप्सिलॉन 0 की, अगर आपसे पूछा जाए एप्सिलॉन 0 की, चलो एप्सिलॉन 0 की पहले वैल्यू लिख लो। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू जो होती है वो होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 8.85 गुणे 10 की घात -0। और एप्सिलॉन 0 को बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो यहां तक तो हम लोग समझ गए कि एप्सिलॉन 0 जो होता है वो निर्वात की वैद्युतशीलता कहलाती है। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 होता है। अब हम बात करेंगे एप्सिलॉन 0 की, विमा की और मात्रक की। थोड़ा सा टॉपिक और बचा है, देख लेते हैं। तो हम लोग इरेज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर जो है आप लिख सकते हैं, रिवाइंड कर लेना अगर ना करो कोई बात नहीं। तो फार्मूला हमारा निकल के आया है, लिख लेते हैं। एप्सिलॉन 0 का मात्रक और विमा, मात्रक और विमा। फार्मूला निकल के आया था F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए जब मात्रक और विमा निकालते हैं तो जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। जब भी हम लोग मात्रक या विमा निकालेंगे तो कांस्टेंट टर्म को छोड़ देते हैं। तो अगर बात की जाए कांस्टेंट टर्म की, तो कांस्टेंट टर्म कौन कौन से हैं? एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट टर्म होगा नहीं क्योंकि हमें ये फाइंड करना है। तो 4 पाई कैसा है? कांस्टेंट। 4 क्या होता है? एक नंबर होता है, नंबर हमेशा कांस्टेंट होता है। और पाई भी क्या होता है? पाई भी एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू 3.14 होती है। जितने भी नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट टर्म कहलाते हैं, कांस्टेंट टर्म कहलाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 भी एक नंबर है और पाई भी एक नंबर है जिसकी 3.14 वैल्यू होती है। तो इसे कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को छोड़ देंगे। तो जब कांस्टेंट टर्म को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 1/एप्सिलॉन 0 बचेगा गुणे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बचेगा, इतना बचेगा। तो अब हम लोगों को वैल्यू निकालिए, मात्रक जो निकालना है एप्सिलॉन 0 का निकालना है। तो एप्सिलॉन 0 को इधर ले जाएं और f को डिवाइड में ले जाएं। तो चलो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू निकाल लो। एप्सिलॉन 0 इधर गया, नीचे आ गया 1/f बचा, 1/f बचा और गुणे में Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 का पहले मात्रक निकाल लेते हैं। Q4 होता है कूलाम, Q4 होता है कूलाम। अगर 2 बार लिखा हो तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा, बटे F होता है न्यूटन, F की वैल्यू होती है न्यूटन, तो हम लोग लिख लेंगे न्यूटन गुणे R होता है रेडियस या बीच की दूरी, तो इसे लिख लेते हैं मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक आ गया कूलाम बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहां तक हमारा मात्रक निकल आया। ये एप्सिलॉन 0 का क्या निकल आया, यूनिट निकल आया। एप्सिलॉन 0 का जब हम लोग यूनिट निकाल लेते हैं तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, इसकी विमा निकालनी है। विमा निकालने के लिए क्या करेंगे, बहुत आसान है विमा निकालना। चलो इरेज कर देते हैं, आप लोग विमा भी देख लीजिए।
इसी फार्मूले से कूलाम स्क्वायर, देखिए Q4 होता है कूलाम, Q4 होता है कूलाम, Q इक्वल टू होता है IT, I फॉर एम्पियर और T फॉर टाइम, तो ये हो जाएगा 80। Q की विमा हो गई 80, Q की विमा हो गई 80, तो एप्सिलॉन 0 लिखेंगे 80 का होल स्क्वायर, 80 का होल स्क्वायर, और बल की विमा होती है इक्वल टू MLT माइनस 2, ये बल की विमा होती है या न्यूटन की विमा होती है, न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, उसकी विमा होती है MLT माइनस 2, लिख देते हैं MLT माइनस 2, और इंटू मीटर स्क्वायर का मतलब होता है L की पावर 2, तो एप्सिलॉन 0 की विमा हो जाएगी A स्क्वायर T स्क्वायर, ऊपर पावर वैसी रहेगी। अब देखिए यहां पे देख लेते हैं, m लिख देंगे, L इसके साथ जुड़ जाएगा तो L की पावर 2, L की पावर 1, तो क्या हो जाएगा L की पावर 3 हो जाएगा और T माइनस 2 हो जाएगा। यहां तक हम लोग पहुंच गए, चलो इसके आगे इरेज कर देते हैं, फिर आगे आपको हम बताते हैं। एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, सबसे पहले m लिखते हैं जो नंबर्स में आता है, सबसे पहले m लिख लेते हैं, m की पावर -1, एक पावर इसकी रही होगी, अगर ऊपर ले जाएंगे तो m -1 हो जाएगा। अब देखते हैं l, देखते हैं l की पावर 3 है, ऊपर कहीं है नहीं, नीचे कहीं है नहीं, तो l की पावर 3 अगर नीचे है तो ऊपर जाएगी, l की पावर -3 हो जाएगी, तो l की पावर -3 हो गया। अब देखिए t -2, माइनस का नीचे 2 और अगर ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, 2 पहले से ऑलरेडी है, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और a की पावर 2 वैसे लिख देते हैं, तो एप्सिलॉन 0 की विमा हो जाएगी m-1 L-3 t की पावर 4 a की पावर 2। तो हमने यहां पर कूलाम का नियम सीखा, उसके अलावा हमने एप्सिलॉन 0 का मात्रक सीखा, और इसके अलावा फिर हमने सीखा इसकी विमा कैसे निकालते हैं। एप्सिलॉन 0 को निर्वात की वैद्युशीलता बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है।